नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है अनिकेत एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ पे। टैरिफ क्या है? अमेरिका ने क्यों भारत पर 50% का कर लगा दिया, यानी टैरिफ लगा दिया। आसान सा भाषा में समझे, टैरिफ क्या होता है? विदेशी आयात में लगाया गया कर को ही हम लोग क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ने आखिर क्यों 50% का कर लगा दिया भारत पे। इसका मेन रीजन ये है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल का डील किया, यानी कच्चे तेल क्या करेगा, वो इंपोर्ट करेगा अपने देश में। अब यही बात हमारे ट्रम्प साहब को रास नहीं आई। अब आगे होना क्या था? तो आगे यही हुआ कि 50% का कर लगा दिया। अब इसमें ट्रम्प का कहना क्या है? तो ट्रम्प साहब क्या कहते हैं यहाँ पे कि अमेरिका का कहना है कि भारत अगर रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीदेगा और फिर रिफाइन करके बेच देगा तो यूएस इकोनॉमी को क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। इनके मन में डर बैठ गया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, और नुकसान तो हमारे पल्ले पड़ेगा नहीं। ट्रम्प साहब क्या क्या सरेंडर बोल दिए। और सरेंडर, एक तरह से कहा जाए, सरेंडर बोलने का मतलब क्या है कि 50% का कर क्या किए? लगा दिए भारत पे। अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत पे तो लगा दिया, अब भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। चलिए आगे वीडियो में जानते हैं हम। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी जो कर लगाया गया है किसके वजह से? तो कच्चे तेल की वजह से। ठीक है, तो कच्चा तेल सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है ना, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में ये पाया जाता है, मतलब 85%। और अगर वर्ल्ड लेवल में देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल में वेनेजुएला, जिसमें कि 18% पाया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या? तो इसके बाद आ जाएगा सऊदी अरब, जहां 17% पाया जाता है। और उसके बाद इराक में 8%, ईरान में 9%। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला जो देश है वो ईरान है। इससे भारत जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है तेल ईरान से। बाकी सऊदी अरब से भी करता है और वेनेजुएला से भी करता है, सभी से करता है। लेकिन यहाँ रूस का जो बात आता है तो रूस से भी ये तेल का जो डील किया कच्चे तेल का, तो यही बात ट्रम्प को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये कब का बात है? तो 2022 के बाद रूस से हमारा जो आयात का जो, एक तरह से कहा जाए, इंपोर्ट करने का जो हमारा सिलसिला चला वो थोड़ा बढ़ गया रूस से। अब इसके बाद हमारा भारत में अगर देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा जो तेल का भंडारण मिलता है वो मिलता है बम्बई हाई में, और एक महाराष्ट्र बेसिन है वहाँ पे। और दूसरे नंबर बात करें तो असम में, जहाँ डिगबोई क्षेत्र है, और भी ज़िले हैं वहाँ पे। इसके बाद गुजरात, राजस्थान, ये दोनों एक ही बेल्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे अधिक तेल पाया जाता है। अब यहाँ पे देखना क्या है हम लोगों को कि रीजन फॉर टैरिफ, आखिर टैरिफ का रीजन क्या था? तो टैरिफ का रीजन क्या था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका का दावा है कि भारतीय उत्पाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से जुड़े हैं। पहला बात तो ये कहता है। दूसरा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए कदम उठाया गया। ये अमेरिका का कहना है कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे टैरिफ तो हमारे पे संकट आ जाएगी, हमारी इकोनॉमी पे संकट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इंडिया पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पर नकारात्मक असर, आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके बाद किसानों और छोटे व्यापारियों पर भी दबाव होगा, और खासकर निवेशकों के लिए भी ये बहुत हानिकारक है ये चीज़। उसमें भी बहुत ज़्यादा दबाव आएगा इस टैरिफ का। अब यहाँ पे इंडिया क्या क्या कर सकता है? देखिए, डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करने की संभावना है। अब उसके बाद दूसरा क्या? काउंटर टैरिफ लगाने पर भी विचार, और नए ट्रेड पार्टनर्स की तलाश। अब यहाँ पे दो चीज आपको जरूर समझना चाहिए। पहला, डब्ल्यूटीओ, और दूसरा ये जो दिख रहा है ना भाई साहब आपको, काउंटर टैरिफ। ये दो चीज आपको जरूर समझना चाहिए। देखिए, डब्ल्यूटीओ का इतिहास क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ठीक इससे पहले बात करेंगे 1948 का। तो 1948 में इसको गेट के नाम से जाना जाता था। गेट क्या? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, फुल फॉर्म इसका ये है। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो गेट में क्या होता था
कि सिर्फ गुड्स में यानी सिर्फ सामानों पे ही कर लगाया जाता था। अब इसके बाद क्या, जब व्यापार समझौता हुआ, जो विश्व व्यापार समझौता हुआ, तो इसके तहत कहा गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा, अब जो कर लगाया जाएगा, अब जो टैरिफ लगाया जाएगा, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, चाहे वो बेचने का सेक्टर हो या फिर सेटलमेंट का हो, मतलब सभी चीज़ों में क्या किया जाएगा, हमारा टैरिफ लगाया जाएगा। तो वहाँ से जो एक पार्ट बना, वही डब्ल्यूटीओ का पार्ट बना, यानी 1986 से 1994 के बीच में ये डब्ल्यूटीओ आया। किसका देन है? तो विश्व व्यापार समझौता के तहत ये हमारा बना। अब इसके बाद काउंटर टैरिफ के बारे में जानते हैं। काउंटर टैरिफ क्या है? काउंटर टैरिफ मतलब एक आसान सा भाषा में समझे कि अगर हम आपको एक थाप लगाते हैं तो आप इसके बदले हमको दो थाप लगाइएगा। जी हाँ, आप जो सुन रहे यही है। इसका साक्षात उदाहरण क्या है कि अमेरिका ने 2018 में चाइना पे स्टील में 16 नहीं, हाँ, स्टील में 25% का टैरिफ लगाया था और एल्युमिनियम में 10% का। ठीक है, अब इसके बदले चाइना क्या किया, तो चाइना ने भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था उसमें भी टैरिफ लगा दिया। कितना? तो 30%। अब 5% अधिक, तो हुआ ना बदले के बदले तमाचा मारना, एक तरह से कह सकते हैं। तो यही हुआ हमारा क्या, काउंटर टैरिफ। अब इसका नए ट्रेड पार्टनर्स की तलाश, जो नया ट्रेड पार्टनर होगा अब उसका यहाँ से तलाश किया जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझने वाली क्या है कि भारत पर जो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अभी भारत पे हो सकता है कि इसके इकोनॉमी पे प्रभाव पड़े, लेकिन धीरे धीरे टाइम आएगा कि ये सारा चीज़ संयम हो जाएगा, सारा चीज़ क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे ट्रम्प बाबू क्या करेंगे, देखते रह जाएंगे। अभी ट्रम्प साहब का जो बात है ना, अभी पाकिस्तान पे भी क्या किया है, 50% का कर लगाने का ये दावा किया है। अगर आज का पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प भाई हमारे सठिया गए हैं, इनको सूझबूझ नहीं है, क्या करते हैं इनको कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, उधर यूक्रेन और इसमें रसिया में वार हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं कि बीच में नारद मुनि का काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम इस दोनों में क्या करें, शांति करा दें, और शांति कराने की वजह से हो ना कहीं ये सोच रहे कि हमें शांति नोबेल पुरस्कार मिले। क्या ऐसा संभव है? ये तो अंदर अंदर खुद का खिचड़ी बना रहे हैं, जब जो मन आए कर दे रहे हैं। अगर ऐसा करना ठीक है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी टैरिफ का रहा सवाल, तो आने वाले समय पे भारत एक मजबूत देश है और आगे भी रहेगा, चाहे इकोनॉमी के सेक्टर में देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में भारत एक मजबूत देश है और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के बारे में। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर बहुत ख़तरनाक तरीके से करें और लाइक भी कीजिए, और मेन क्या है कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो है आपको आपके पास पहुंच सके। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।